महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त उड़न खटोला यानी कि हेलीकॉप्टर एक बड़ा मुद्दा हो गया है। चर्चा आज उसी के आसपास हो रही राजनीति की। तो चर्चा सियासत का केंद्र बने उड़न खटोले की। जी हां, बात चुनावी रैलियों में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर की, बात चुनाव आयोग के हंटर की भी हम करेंगे, बात महाराष्ट्र में चॉपर चेकिंग पर मचे घमासान की भी हम करेंगे, बात विपक्ष के आरोपों की, बात अफसरों को धमकाने की, बात सत्ता पक्ष के पलटवार की। जी हां, महाराष्ट्र में जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, सियासी तापमान हाई होता जा रहा है। ऐसे में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की तू मैं हेलीकॉप्टर की एंट्री हो गई। चुनाव आयोग के चेकिंग अभियान पर बवाल मचा हुआ है। 24 घंटे में 2 बार उद्धव ठाकरे की चेकिंग पर विपक्ष भड़का हुआ है। सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भला बुरा कहा जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ चेकिंग से उद्धव ठाकरे को ही दिक्कत क्यों, जबकि सत्ता पक्ष के नितिन गडकरी, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार जैसे दिग्गज नेताओं की हेलीकॉप्टर भी चेक हो चुके हैं, बैग भी चेक हो चुके हैं, तस्वीरें भी सामने हैं। इसी पर आज बात करेंगे, जनता क्या सोचती है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। महाराष्ट्र के सियासी मैदान में किसका हेलीकॉप्टर जीत की उड़ान भरेगा और किसकी हार की लैंडिंग होगी, ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हेलीकॉप्टर पर जमकर हंगामा हो रहा है। वजह है 2 दिन में 2 बार उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच। पहले यवतमाल में शिवसेना यूबीटी के मुखिया के हेलीकॉप्टर की जांच हुई और इसके बाद लातूर में चेकिंग की गई, जिस पर उद्धव ठाकरे भड़क उठे। जांच करने वाली अधिकारी पर बरस पड़े। वीडियो बनाकर जांच करने वालों से ही पूछने लगे कि क्या कभी प्रधानमंत्री, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हेलिकॉप्टर की जांच की है। हो, माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिन्यासाठी मला 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही, माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवारची, मोदींची तपासली का, अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासल्याचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे, नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी, बॅग रिकवर आहे. धन्यवाद. माझा युरिन पॉट पण तपासा. हेलीकॉप्टर की जांच पर उद्धव ठाकरे तमतमा गए। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठा दिया, लेकिन जब वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो उन्हें ये 2 तस्वीरें भी देखनी चाहिए। पहली तस्वीर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच की है, जिसमें अधिकारी उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी लेते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के हेलीकॉप्टर की हो रही जांच की है। अधिकारी तलाशी ले रहे हैं। वहीं तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की है, जिनके बैग की तलाशी कोल्हापुर एयरपोर्ट पर ली गई। तीनों ही नेताओं ने जांच का विरोध नहीं किया, लेकिन उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच हुई तो उद्धव के साथ उनके सहयोगी भी भड़कने लगे। आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियन है क्या? सिर्फ क्या है बैग में? देख लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है का, लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे। अब क्या करेंगे आप? कितने बार ही करेंगे? ठीक है, देख लेंगे। चुनाव के पहले ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, ये तो आपने सुना ही होगा, होता ही है।
आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी हुआ, केजरीवाल जी के खिलाफ भी हुआ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी हुआ। अभी महाराष्ट्र के अंदर जहां किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर सके, कोई खिलवाड़ कर सके, आज उस पार्टी के अगुवा उद्धव ठाकरे के साथ जिस प्रकार की बदसलूकी की गई, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया, मैं समझता हूं इसका सबक महाराष्ट्र की जनता को सिखाना चाहिए। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में हेलीकॉप्टर पर हंगामा हो रहा है, लेकिन सवाल है कि चुनाव के दौरान हो रही रूटीन जांच पर बवाल क्यों और हेलीकॉप्टर की चेकिंग से उद्धव ठाकरे को दिक्कत क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब इलेक्शन कमीशन का एक्शन है तो फिर उद्धव ठाकरे को टेंशन क्यों? उद्धव ठाकरे वर्सेस नितिन गडकरी, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, ये जो नाम मैं गिना रहा हूं बाकी चार नेताओं के, इन लोगों की भी जांच इलेक्शन कमीशन ने ली। इन लोगों की भी जांच हुई है, इनकी तलाशी हुई है, चाहे तब जब ये हेलीकॉप्टर में रहें, तब जब ये एयरपोर्ट से पहुंचे हैं, इनके बैग की तलाशी हुई है और एक रूटीन प्रक्रिया है, ये होता ही है। लेकिन उद्धव ठाकरे को तकलीफ है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अभी संजय राउत को हम सुन रहे थे, संजय राउत कह रहे थे कि साहब एकनाथ शिंदे की तलाशी क्यों नहीं हुई है। हमने आपको वीडियो दिखा दिया। इलेक्शन कमीशन में असल में उनको पता नहीं था। जब भी इलेक्शन कमीशन की जो टीम होती है, चुनाव के दौरान तैनात होती है, वो जब किसी गाड़ी को रोकती है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, गाड़ी हो या एयरपोर्ट पर कोई व्यक्ति हो, वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं कि पता नहीं अचानक क्या मिल जाए, और जो मिल जाता है वो कैमरे में कैद हो जाता है। इसलिए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जारी नहीं की जाती है। अब चूंकि आरोप लगा दिया गया तो बाकी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी कर दी इलेक्शन कमीशन ने, के साथ देखिए हमने सबकी की है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है। लेकिन चुनाव आयोग की सफाई है, जिसका मैं जिक्र भी कर रहा था। चूंकि बवाल महाराष्ट्र में हेलीकॉप्टर जांच को लेकर हो रहा है, उसे मराठी अस्मिता का एक प्रश्न भी बताया जा रहा है। तो उद्धव ठाकरे मोदी शाह का जो बैग चेक करना चाहिए, ये आरोप लगा। उस पर यह कहा गया कि चुनाव आयोग ने अमित शाह और जेपी नड्डा की भी जांच की है। ये कहा इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने भी ये कहा। तो अब इसे मराठी अस्मिता का कारण क्यों बताया जा रहा है, सवाल क्यों उठाया जा रहा है? ये एक रूटीन प्रक्रिया है। आप कितने भी बड़े पद पर बैठे रहे, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके हेलीकॉप्टर की जांच क्यों नहीं करते, उनके सामान की जांच क्यों नहीं करते। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा 2024 में हमने उनकी भी जांच की। इसी को लेकर हमने कई सारे सवाल तैयार किए, जनता के बीच गए कि आखिर पब्लिक क्या सोचती है, जनता क्या मानती है इन मुद्दों को लेकर। पहला सवाल जो हमने पूछा, वो पहला सवाल था कि चुनाव प्रचार के बीच उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 24 घंटे में 2 बार चेकिंग हुई, आपकी राय इस पर क्या है? 46% लोगों ने कहा चेकिंग सही है, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। 45% लोगों ने कहा चेकिंग गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 7% लोग कह रहे थे कि यह सिर्फ और सिर्फ सियासत है, बयानबाजी भी सियासत है, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा, एक और सवाल जो हमने सर्वे में पूछा, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर मेहमानों के बीच चलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर किसके क्या तर्क हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी क्या कहती है। दूसरा सवाल था कि जब शिंदे, गडकरी, अजीत पवार के हेलीकॉप्टर की तलाशी हुई तो फिर उद्धव को साजिश आखिर क्यों नजर आती? 53% तो हो गया, यानी कि 53% लोगों ने कहा यह सिर्फ सियासत है। 27% लोगों ने कहा कि उद्धव सही है, तो फिर जांच में दिक्कत क्या है, आपके सामान में कुछ नहीं है, कोई ऐसा सामान आपत्तिजनक नहीं है, तकलीफ क्या है आपको। 16% लोग इलेक्शन कमीशन अधिकारियों को धमकाने की बात कर रहे थे कि जो किया गया वो अधिकारियों को धमका गया, और 4% कंफ्यूज थे, इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा कर लेते हैं। चंद्रशेखर झा, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, जगदीश शर्मा, नेता कांग्रेस, गुलाब चंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट, प्रोफेसर मनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं मनोज कुमार साहब के पास चलूंगा। मनोज जी, क्या मानते हैं, इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है, उसकी एक अपनी तय नियम है, उस नियम के हिसाब से चेकिंग होती है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में अगर उद्धव ठाकरे ने वीडियो बनाया और सवाल उठाया, इसको कैसे देखते हैं?
देखिए मनोज जी, आपका सर्वे ही पूरा जवाब दे दिया है, लेकिन चूंकि इस पे हम लोगों को अपना एक ओपिनियन देना है, तो मैं ये मानता हूं कि देखिए किसी भी चुनाव को, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, उस चुनाव में इलेक्शन कमीशन अपने संवैधानिक प्रक्रिया को पालन करता है और एक रूटीन प्रक्रिया है। और मुझे लगता है कि इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी लीडर इस चीज को इश्यूज बना रहा है, वो बेसिकली आप सब हम सब जानते हैं कि राजनीतिक दलें अपने वोट बैंक को इफेक्ट करने के लिए इस तरीके की चीजों का एक प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए कोई भी इंस्टीट्यूशन को हम सब लोग को एज ए सिविल सोसाइटी और एज ए सिटीजन हमें सम्मान करना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहा है, चुनाव आयोग अगर अपना काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें इन सब चीज को इश्यूज बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में भारतीय राजनीति का अगर आप देखिए, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जिसमें जिस प्रकार से हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जाता है, वो चाहे कभी ईवीएम के मुद्दे को लेके किया जाता है, कभी चुनाव आयोग को लेके किया जाता है, तो मुझे लगता है कि ये एक नकारात्मक प्रचार है जो कि इंस्टीट्यूशन को डैमेज करता है। और किसी भी लोकतंत्र में, अगर भारत एक इतना पुराना लोकतंत्र है जो कि डे बाय डे मजबूत हो रहा है, इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर चुनाव की सूचना किस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से या आपके जो टीवी टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है, उसमें हर चीज प्रत्यक्षदर्शी है, इसलिए कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक दल या कोई चीज छुपी हुई नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन बावजूद इसके आरोप लग रहे हैं। हम चलेंगे, गुलाब चंद दुबे हैं, शिवसेना शिंदे गुट इस वक्त हमारे साथ मौजूद। क्या कहेंगे दुबे जी इन आरोपों पर? क्या कहना इस बात पे, मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि आदरणीय उद्धव साहब को क्या हो गया है। इसको बौखलाहट कहूं कि हताशा कहूं। अरे आयोग के द्वारा वो उनके एम्प्लॉयड हैं, उनको आदेश है आयोग की तरफ से कि हर किसी व्यक्ति का, चाहे सामान्य व्यक्ति हो चाहे शीर्ष नेतृत्व का कोई व्यक्ति हो, जब उन्हें ये बात का जानकारी है कि अमित शाह से लेकर के गडकरी तक और स्वयं एकनाथ शिंदे जी तक सबका समय समय पे जहां भी परिस्थितियां बनी है उनके जांच हुए हैं, वो उनका रूटीन है। उसके ऊपर उन्हें इस तरह से, मेरे ख्याल से ये कहना ठीक नहीं है कि मैं बाद में देख लूंगा, अभी तुम मेरा खोलो मैं बाद में तुम्हारा खोल दूंगा। वो एक सामान्य लोग हैं, वो उनकी रोजी रोटी है, एक सामान्य परिवार के लोग हैं, वो एम्प्लॉयड है। उनके साथ इतनी बड़ी सूबे का पूर्व मुख्यमंत्री की मुंह से शोभा नहीं देता। मैं उनका विगत समय में उनका एक मैं कार्यकर्ता रहा हूं मैं, और मैं उनके बारे में क्या टिप्पणी कहूँ इतने बड़े चैनल पे, इतने बड़े प्रतिष्ठित चैनल पे। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ चीज के लिए, बस हताशा और निराशा के मद्देनजर रखते हुए, ये हताशा और निराशा है चंद्रशेखर झा साहब? दुबे जी कह रहे हैं ऐसा कुछ बात नहीं है। इसमें काफी कुछ देखने की बात यह है कि देखिए हर इलेक्शन में ऑपोजिशन को टारगेट करना ये कहीं का रूल नहीं है। अगर आप ऑपोजिशन को टारगेट करके पहले उनसे शुरुआत करते हैं तो ये चीज जो है क्लियर है कि जो है इलेक्शंस के टाइम में भी जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो इम्पार्शियलिटी कर रही है, पार्शियल एक्ट नहीं कर रही है। तो इम्पार्शियलिटी किसी तरह से भी इलेक्शन कमीशन के तरफ से ये दर्शाता है कि वो किसी दबाव में आके ये करते हैं, तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है। उन्होंने उद्धव साहब ठाकरे ने एकदम सीधी सी बात कही है कि ठीक है आप इलेक्शन कमीशन से आए हैं, आप चेकिंग करना चाह रहे हैं। उन्होंने चेकिंग से कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई तुम मिस्टर नरेंद्र मोदी के बैग का चेक नहीं करते हो, मिस्टर अमित शाह के बैग का चेक नहीं करते हो, तुम जो है किसी और बीजेपी नेता या जो रूलिंग पार्टी में है उनका बैग का चेकिंग नहीं करते हो, तुम हमारे बैग का चेकिंग करने आए हो, इसके पीछे तुम्हारी मंशा क्या है? उन्होंने यही क्वेश्चन रेज किया है, पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया है। तो इसमें जो है अगर रूलिंग पार्टी या किसी को भी इसमें जो है इशू बनाने की ये नहीं कहे, इशू बनाते रहे। लेकिन मेरा एकदम सिंपल सा इसमें मानना है कि ये जो ऑपोजिशन के खिलाफ षड्यंत्र चलता है 2024 में उन्होंने जो नहीं, लेकिन चंद्रशेखर झा साहब, उसमें चंद्रशेखर झा साहब, उद्धव ठाकरे जी ने वीडियो बनाया, सर्कुलेट कर दिया, लेकिन शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिनका वो नाम ले रहे हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों, चाहे वो नितिन गडकरी हों या फिर देवेंद्र फडणवीस हों, सबकी चेकिंग हुई है और बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने उसकी रिकॉर्डिंग की और वो रिकॉर्डिंग जारी कर दी गई। तो उन्होंने जारी कब किया है और कब ये चेकिंग हुई है? मिस्टर देवेंद्र फडणवीस की चेकिंग जो है वो 4 या 5 नवंबर की वीडियो रिलीज की गई है और वो चेकिंग एयरपोर्ट पे है। देखिए इलेक्शन कमीशन जो है वो एयरपोर्ट पे जाके अंदर घुस के चेकिंग नहीं करता, ये कोई रूल नहीं है।
और वो नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल रूल में भी क्लियर है नहीं कि मनोज जो है वो मनोज जी, एयरपोर्ट पे जो चेकिंग हो रही है वो जो जेन्युइन चेकिंग है उसमें जा रहे हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी जितने भी वीडियो रिलीज किए गए हैं वो उद्धव साहब ठाकरे के चेकिंग होने के बाद के चेकिंग की वीडियो है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने ये देखा कि क्वेश्चन पर्टिनेंट है कि भाई ऑपोजिशन का आप बैग क्यों चेक कर रहे हैं, तब जाके इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेके और इसको फर्दर जो है वो प्रीपॉन्डरेंस दुबे की जी, तरह जो ट्रीट गुलाब चंद करके दुबे इसको कुछ कह रहे हैं। जी जी मनोज जी, जी जो हमारे झा साहब कह रहे हैं ये नहीं है, मंशा उनकी कुछ और थी, जिसे जिसे देश ने आप देखा मंशा मनोज जी, कैसे पूरा देश बता ने रहे हैं? देखा, आप उनकी मंशा मंशा कुछ अलग और थी। बता रहे हैं, जिस हम अपना मंशा जिस कुछ और मंशा बता को रहे हैं। भाव हम को तो लेकर सीधा उन्होंने कहा, एलिगेशन बता रहे हैं कि यही रूलिंग मनोज जी पार्टी के यही ऊपर तो बात है। ऑब्जेक्शन है झा और साहब रूलिंग समझने की पार्टी जो बात है है आपकी। इसी को अभी कंट्रोल करती है। अभी 4 दिन पहले अरविंद सावंत साहब ने जिस ढंग से कहा, जिस ढंग से एक एक हमारे प्रत्याशी शिवसेना की साइना के ऊपर टिप्पणी उन्होंने जिस तरह से की, मंशा कुछ और था। बाद में जब परिस्थितियां बदली, परिस्थितियां जब विपरीत हुई तो फिर अलटने लगे, अगर पलटने मंशा लगे। कुछ और यहाँ पे होता, मंशा ये नहीं थी। साहब आदरणीय मंशा उद्धव साहब कुछ को और ये होती उन तो ये सामान्य तो लोगों सीधी को सी ये नहीं बात कहना थी, वो चाहिए था अगले कि दिन जो है अभी तुम माफी नहीं मेरा खोलो, मांगते। मैं कल तुम्हारा समय आएगा मैं तुम्हारा खोल दूंगा, और फिर उन लोगों का चेकिंग के दौरान उनका वीडियो बना करके मुझे भेजो, मैं इंतजार करूंगा। मंशा उनकी कुछ और थी। मंशा जो झा साहब कह रहे हैं मंशा ये नहीं थी। अब चाहे जो भी है, अब इतने बड़े नेता हैं, उनके ऊपर हम बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर एक बार पुनरावृत्ति करना चाहूंगा मनोज जी धीरे कि धीरे सब उनकी कुछ बोल रहे हताशा हैं है। आप गुलाब चंद जी, और कह रहे हैं कि इतने बड़े नेता मैं क्या टिप्पणी करूंगा। जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। जगदीश जी, क्या कहना है कांग्रेस का? इन सब के बीच कांग्रेस कहाँ है? देखिए मनोज जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, पिछले 10 या 12 सालों में लगातार चुनाव आयुक्त शक के घेरे में है। पूरा देश कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ है, वो चुप है। पूरा देश ये कह रहा है कि भैया बदले की भावना से काम करे। आप देखें ना, अभी झारखंड और उसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड हो रही है, तो उनको सोचना चाहिए ना, चुनाव को रोक लगानी चाहिए। एक ही पक्ष के खिलाफ क्यों चल रहा है सब कुछ ये? और चुनाव आयोग को तो शक के घेरे में देखने के लिए मैं समझता पूरा भारत समझ रहा, वो चुप है। 2019 में प्रधानमंत्री का उन्होंने हेलीकॉप्टर या जहाज चेक कर लिया था, उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। 1 मिनट लगता है। बेचारा चुनाव आयोग, मैं समझता हूँ उसकी मजबूरी है, सरकार के अंडर काम कर रहा, उसकी हिम्मत नहीं है। बच्चों से भी पालने नहीं, इनके यहाँ भी ईडी सीबीआई आ जाएगी। कहने के माहौल कौन क्या करवा रहा है, सवाल इस बात पर है। उधर ठाकरे जी ने कहा, ठीक तो कहा कि प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री का चेक कर दिखाओ ना, आपको पता लगेगा कितने बड़े चुनाव आयुक्त तो आप। कहना कि देश में खेल चल रहा है और लूटा जा रहा है दोनों हाथों से, वन में चल रहा है। इनका पैसा तो मैं समझता हूँ हर तरह से चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है, लोकतंत्र और संविधान को लूटने के लिए। पर जिस तरह का ये लोग हैं उस तरह का दूसरों को समझता हूँ। उद्धव साहब, ठाकरे साहब का जहाज चेक कर लो, राहुल जी का चेक कर लो, कुछ मिलेगा नहीं। एक लोकतंत्र और संविधान की किताब मिलेगी जिसको लेकर हम घर घर में जा रहे हैं, बता रहे हैं लोकतंत्र और संविधान को बचाओ। सरकार अपने वादों पर कहीं नहीं है, अपनी नियत पर कहीं नहीं है। राम मंदिर बनाए इन्होंने, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। 370 बना दे, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। या तो संविधान की बात करें या इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कहने के मैं समझता हूँ, कहना के मैं समझता हूँ सरकार बौखला गई है। मुद्दों की बात नहीं है, गरीब और दलित की बात कर रहे हैं। जब चुनाव जीत जाएंगे अडानी और अंबानी की बात करेंगे। आखिर देश में चल क्या रहा भाई? लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए पत्रकार महोदय, हमारा आपका और भारत का सबका अधिकार है, इसको बचाना चाहिए। और हम तो कहते हैं जितना तुम हमें तंग करोगे जनता उतनी हमारे साथ है। पर ये चुनाव आयोग जब ये ईवीएम बंद कर देगा जनता का साथ छोड़ देगी। सरकार अपनी ईवीएम सारा खेल कर रही है, 2014 से सारी बातें वहीं उठ रही हैं, बावजूद इसके एनडीए बीजेपी भी अब भी सत्ता में बनी हुई है। क्या कहेंगे? सर्वे के सवाल, एक और सर्वे का सवाल हमने लोगों से पूछा, क्या उद्धव की चेकिंग के बाद बीजेपी नेताओं के हेलीकॉप्टर की चेकिंग सिर्फ दिखावा है? 60% लोगों ने कहा हाँ ये दिखावा है, 36% लोग कह रहे थे दिखावा नहीं है, और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस सर्वे का एक और सवाल, क्या उद्धव ठाकरे का अफसरों को धमकाना इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में बाधा डालना है? 42% लोगों ने कहा हाँ, 58% लोगों ने कहा ना, और ये राय निकल कर आई है। हम चर्चा करेंगे। प्रोफेसर मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जब सरकार होती है एक राजनीतिक पार्टी की, तो आप तो ये मानते होंगे कि जो अधिकारी हैं उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी होता है। और जिस तरीके से इस वक्त देश में माहौल बना हुआ है, चाहे वो राज्यों में हो या फिर केंद्र में हो, जो कार्रवाई दिखाई देती है, जिसका जिक्र
शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, जेएमएम भी कर रही है कि साहब चलते हुए चुनाव में अचानक से केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हो जाती हैं, ईडी छापेमारी करने लगती है, सीबीआई छापेमारी कर लेती है, चुनाव के ठीक पहले हमारे पार्टी के प्रमुख राज्य के मुख्यमंत्रियों को अंदर कर दिया जाता है। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ है जिससे विपक्ष ये आरोप लगा रहा है? देखिए मनोज जी, विपक्ष और भारत का ये बड़ा मतलब दुर्भाग्य है कि हम जब इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जब काम करता है और जो दल सत्ता में रहती है और जो दल विपक्ष में रहती है वो उस पे आरोप लगाती है, और ये मतलब एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए अपोजिशन का काम सिर्फ विरोध करना नहीं है, उसको उस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है। क्योंकि हो सकता है कि आज वो जिस पद पे बैठा हुआ है, हो सकता है कल उस पद पे बैठेगा। और अभी जैसे महाराष्ट्र की जो बात आपने जो सर्वे में पूछा है, आप एक बात समझिए कि वो एक आम आदमी नहीं है। उद्धव ठाकरे जी एक तो शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी पूर्व सीएम रह चुके हैं वहां के, और उसके बावजूद इस तरीके का स्टेटमेंट और वहां के अधिकारियों को धमकाना, मुझे लगता है कि ये पूरे देश की जनता इस चीज को देखती है। और जब हमारा लीडर और एक कंस्टिट्यूशन पोजीशन में बैठा हुआ व्यक्ति जब हमारे इंस्टीट्यूशन के पदाधिकारियों का इस तरीके से, चाहे आप देख सकते हैं कि मीडिया के लोगों को भी कभी कभी राजनीतिक दल या जो सत्ता में जो लोग होते हैं किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, अगर आप पिछला चुनाव लोकसभा का देखें तो आपको मिल जाएगा, जवाब आपको मिल जाएगा। आपके खुद चैनल के किसी पत्रकार के साथ उत्तर प्रदेश में घटना घटी। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से जो भी राजनीतिक दल के जो भी या कंस्टिट्यूशन पोजीशन में जो लोग बैठा है उन्हें बचना चाहिए। और देखिए मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंस्टीट्यूशन, अभी इसके पहले जो एक प्रवक्ता बता रहे थे कि वो अपना काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की ट्रांसपेरेंसी सोसाइटी में या इलेक्शन के समय में इस तरीके की चीजें अगर घट रही है तो ऑब्वियसली उसका आउटकम निकल के आ रहा है। आप देख सकते हैं चाहे वेस्ट बंगाल का जो चुनाव हुआ हो या इसके पहले अभी हरियाणा का जो चुनाव हुआ हो या अभी झारखंड में, अभी आज वहां के एक मंत्री ने, झारखंड के मंत्री ने जो एक बिल्कुल एक ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट दिया है, अगर वो, मुझे लगता है कि आज पूरा देश उसको देख रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र चुनाव में भी पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों से सारे दलों को बचना चाहिए और जो संवैधानिक प्रक्रिया उसको पालन करना चाहिए। और जो अधिकारी, बता दीजिए उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया। मुझे एक बात बताइए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट क्या होता है? प्रधानमंत्री ने जो एक स्टेटमेंट दिया, एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि बटोगे तो कटोगे, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल की बात आप नहीं करते हैं। ये देखिए मैं जो समझ रहा हूँ, समझना ये है कि आप इस चीज को किस तरीके से लेते हैं। और देखिए यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। किसी भी देश का जो यूनिटी है उसका अगर स्ट्रेंथ होगा तो डेवलपमेंट की तरफ जाता है। और ऑब्वियसली कि आज आप देख सकते हैं कि समाज में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, ये आप देख सकते हैं। आप महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार से वहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिस प्रकार से रोहिंग्या को वहाँ पे बसाया जा रहा है, इसका जिक्र बीजेपी कर भी रही है, अपने घोषणा पत्र में भी कर रही है, चुनावी रैलियों में भी कर रही है। सर्वे के 2 सवाल और हैं। 5वां सवाल हमने लोगों से पूछा, क्या चुनाव आयोग के एक्शन को सियासत से जोड़ना ठीक है? 52% लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है, 48% ने कहा नहीं ठीक है। एक और सवाल हमने पूछा लोगों से, अजीत पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, शरद पवार की तस्वीरें और वीडियो के इस्तेमाल पर रोक, साथ ही आपकी राय क्या है? 49% लोगों ने कहा कि अपनी पहचान पर चुनाव लड़ना चाहिए। 15% लोग कह रहे हैं कि अजीत गुट की ये मनमानी है, और 31% लोग अजीत गुट के कार्यकर्ताओं का जोश बता रहे थे। 5% कुछ भी नहीं कहना चाह रहे थे। असल में चंद्रशेखर जी, महाराष्ट्र का ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव बड़ा कंफ्यूजिंग चुनाव इलेक्शन हो गया है। कंफ्यूजिंग इलेक्शन इसलिए हो गया है कि यहाँ एक ही विचारधारा की, कल तक आप साथ थे, आज आप अलग हो गए, और जनता को समझ में नहीं आ रहा कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, आपका चेहरा कौन है और कौन से किस चेहरे को कर रहा है, देख रहा हो, इसलिए घबराहट मच रही है और आज कोर्ट को ये निर्णय देने पड़ा। गुलाब चंद जी, सबसे बड़ी परेशानी की बात है, दबाव होता है मशीनरी के ऊपर, मैंने देखा है, लेकिन वो दबाव भी एक लिमिट के ऊपर होता है। क्योंकि जब आप, आज उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि खोल लो देख लो, जब हम आ जाएंगे तो हम भी देखेंगे। इसी तरह के जो जवाब हैं, इसी तरह के स्टेटमेंट विपक्ष की दूसरी पार्टियों से भी आते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम तुमको बताएंगे, हम भी जेल भेजेंगे, हम भी ये कार्रवाई करेंगे। ये तमाम सारी चीज़ें आती हैं। अब अधिकारी क्या करें, मशीनरी क्या करें, उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो पड़ता ही है ना कि यार करे क्या, हमारी जिम्मेदारी है, हमें ये करना है। और
हम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है कि हम इसके लिए कर रहे हैं, और जिसको लेकर कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमें आने दो, हम भी करेंगे। तो ये जो दुबे जी स्थिति है, ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है, इसमें क्या करें? जी मनोज जी, इसमें क्या किया जा सकता है? हरियाणा में जब हम जीतते हैं तो कह रहे हैं कि मतलब कि ईवीएम खराब है, फिर बैटरी डिस्चार्ज थी, फिर उसके बाद ये चुनाव आयोग के ऊपर लांछन लगाने लगते हैं। जिस ढंग से संजय राउत साहब ने ये हमारे आयोग के ऊपर कहा, जो हमारे मिस्टर राजू जी थे उनको एक हिसाब से उनको एक अलग तरीके से उन्होंने पेश किया और सेशन जी को ईमानदार बताया। तो ऐसे हालात में अब उनके क्या विपक्ष को क्या कहा जा सकता है? हम तो फिर पुनः दोहराएंगे कि कहीं न कहीं वो हरियाणा का पुनरावृत्ति होने की स्थिति महाराष्ट्र के वर्तमान विधानसभा का यह चुनाव बना हुआ है। तो मानना मेरा यही है मनोज जी कि ये लोग एकदम हताश हो चुके हैं, एकदम निराश हो चुके हैं। इनके पास कोई सूझ नहीं रहा। अच्छा, उसी में हम एक आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ ये मनोज जी, मैं आऊंगा। विशेष करके झा जी से 370 के बारे में क्या कहना है? जिस तरह से एनसी ने प्रस्ताव लाया है और आप लोग भी चुप हो गए और कांग्रेस चुप हो गई, गठबंधन के सभी लोग चुप हो गए, तो आप जगदीश जी गठबंधन सुन रहे हैं धर्म आपकी बात। निभाएंगे कि राष्ट्र धर्म दुबे जी, मैं- निभाएंगे? जगदीश जी, मैं आऊंगा। आपकी बात सुन रहे हैं। चुनाव में कौन आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जगदीश जी ने कहा है कि मैं आऊंगा, तो जगदीश जी आ गए। जगदीश जी बोलिए। देखिए, अब ये शिंदे भाई, एकनाथ शिंदे के प्रवक्ता कह रहे थे हमारे राजीव जी। सवाल यही उठ जाता, तुम्हारे राजीव जी कैसे? भारत के राजीव जी, भारत के लोकतंत्र के, भारत के संविधान के राजीव जी क्यों नहीं? हरियाणा भी इनके मुख्यमंत्री ने कहा था हमने सब सेट कर दिया है। सवाल का जवाब भी, इनके सवाल ये उठा देते हैं, जवाब फिर हमें मांगना पड़ता है। मैं 4 बात करूंगा, ज्यादा नहीं। चुनाव आयोग को लेकर चर्चा, सर 4 बात पूछूंगा, आप सभी लोग सुनेंगे। नंबर 1, पूरा भारत कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ है, वो कहते हैं कोई गड़बड़ नहीं है। नंबर 2, जब लैपटॉप रेवड़ीज बांटते हैं तो चुनाव आयोग खामोश क्यों है, क्यों एक्शन नहीं लेता? ये भी नोट के बदले वोट की राजनीति, एक तरह से रिश्वती है, चुप है, खामोश है। नंबर 3, जब चुनाव के चलते ईडी, सीबीआई सबका दुरुपयोग हो रहा है तो चुनाव आयोग खामोश क्यों है? कहने के मैं समझता हूँ सख्ते घेर में चुनाव होता है, पहले दिन से आखिरी दिन तक। और फिर जब ये हमारे राजीव कह देते हैं तो हमारा दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। कहने के मैं समझता हूँ इन बातों का जवाब ना तो इनके चुनाव आयुक्त दे सकते हैं, ना इनकी सरकार दे सकते हैं, ना बैठे प्रवक्ता दे सकते हैं। सवाल बड़े गंभीर है। इनका जवाब तो तभी मिल सकता है जब आप सरकार में आएंगे जगदीश शर्मा जी। हाँ, हम तो चाहते हैं कि वो मर जाए, हम सरकार में आएंगे। मेरे नेता राहुल गांधी ने क्या दिया? ये जो सच्ची सुई यूएम की मशीन पे है, हम सबसे पहला काम ये करेंगे, इसको हटाएंगे और बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे। इसका जवाब तो हम देंगे। जगदीश जी, हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर आप सरकार में आ गए तो मुझे लगता है कि एक तो पूरी जो कैबिनेट है मोदी उनको जेल भेज देंगे। उस कैबिनेट के साथ साथ जितनी भी एजेंसीज के अधिकारी हैं उनको जेल। सुन लीजिए जगदीश जी, सुन लीजिए। जितनी भी एजेंसीज है, क्योंकि आपने आरोप लगाया कि सारी एजेंसियां गलत काम कर रही हैं, बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई कर रही हैं, सारी एजेंसियों को जेल भेज देंगे। और देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आप ये कह रहे हैं कि हर चुनावी सभा में अडानी अंबानी का जिक्र करते हैं, उनको भी जेल भेज देंगे क्या? मनोज जी, हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे। अंबानी का जिक्र तो फिर बचेगा क्या? किया है अजीत पवार जी ने किया है। अदानी की जो मीटिंग हुई है, उन्होंने अजीत पवार जी ने इसको एक्सपोज किया है, क्लियर दिखाते हुए कि कैसे क्या गवर्नेंस चल रही है, कैसे सरकारों को गिराया जा रहा है, कैसे जो है ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है। सारा कुछ जो है उनके अलायंस के पार्टनर्स डिक्लेयर कर रहे हैं। ये तो अपोजिशन की कोई चाल नहीं है, ये तो उनके ये बड़ा खुलासा किया अजीत पवार ने, बात सही है, और बीजेपी ने इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। ये बात सही है कि अजीत पवार ने बड़ा खुलासा किया है कि जब बैठक हुई थी तो उस वक्त कौन कौन मौजूद था और किसकी गारंटी वहां पर थी, लेकिन अब तक कोई जवाब इस पर नहीं मिल पाया, सफाई भी नहीं आ पाई। खैर